हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफके एजुकेशन। तो आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र कैसे सिद्ध किया जा सकता है और मैं इसे बहुत डीपली समझाने वाला हूं। अगर आप इसमें टाइम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अगर आपको जल्दी है और जल्दी जल्दी में सीखना है तो यह वीडियो आपके लिए यूजफुल नहीं है। अगर आप आराम से सीखना चाहते हैं और अच्छे से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तभी आप इन वीडियो को पूरा देखें। चलिए तो शुरू करते हैं दर्पण सूत्र। यानी दर्पण सूत्र देख रहे हैं यहाँ 1/v + 1/u = 1/f। यानी डायरेक्ट एक नंबर में यही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि दर्पण सूत्र बताएं। यानी दर्पण सूत्र क्या, 1/v + 1/u = 1/f। ये आपका दर्पण सूत्र हो गया। इसे कैसे सिद्ध किया जा सकता है, तो चलिए मैं इसे सिद्ध करता हूँ। आपको वीडियो में पूरा बना रहना है और पेशेंस बना के रखना है। आप पूरा इजीली समझने वाले हैं और 5 नंबर एग्ज़ाम में लाने वाले हैं। देखिए, दर्पण सूत्र में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गोला बना लेते हैं। आपको लगेगा कि ये गोला हमने क्यों बनाया, तो अभी आपको पता चलेगा। तो देखिए, ये गोला हो गया। तो ये क्या है, ये एक गोला है। और गोला क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। तो ये देखिए, ये गोला है और इस गोले के एक भाग को ले ले। देखिए, इधर से अगर इसे साइड कर दीजिए और इधर से इसे साइड कर दीजिए और इसके एक भाग को ले लीजिए, तो ये क्या हो गया, गोलीय दर्पण। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, यानी इस गोले का एक भाग होना चाहिए, उसे हम गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो देखिए, अवतल दर्पण क्या होता है, जब इस भाग को हम बाहर से रजित या कलय कर देते हैं तो अवतल, तो हमें इसमें सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण में। तो देखिए, इसी भाग को अगर हम बाहर से, तो देखिए बाहर से अगर पेंट कर दिए, तो देखिए ये बाहर से पेंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक अवतल दर्पण। क्या हो गया, अवतल दर्पण। तो हम इससे सबसे पहले समझ गए कि m और m' यहाँ दे दिए, ये एक अवतल दर्पण है। अब देखिए, गोलीय दर्पण किसी गोले का एक भाग था और उसी गोले के केंद्र को, यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग था, इसका ये क्या है, इसका सेंटर, उसी गोले का जो केंद्र होगा, उसी केंद्र को हम क्या नाम देंगे, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को C से सूचित करते हैं। क्लियर। उसके बाद होता है क्या, देखिए दर्पण हो गया यहाँ से यहाँ तक, और दर्पण की चौड़ाई का मध्य यानी बीच वाला भाग, देखिए इसके सामने बीच वाला भाग क्या हो गया, ये P हो गया। तो दर्पण की चौड़ाई के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव और वक्रता केंद्र, इन दोनों के मिलाने वाली सीधी रेखा, देखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो ये इन दोनों को जो मिला दी ये रेखा, इस रेखा का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं आगे बढ़ के। यही रेखा क्या हो गई, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। अब देखिए, हम यहाँ पर इस दर्पण में वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। देखिए, ये C हो गया और ये अनंत हो गया। तो अनंत और वक्रता के, अनंत और C के बीच रखते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, जब इन वस्तु को यहाँ रखे तो यहाँ से प्रकाश की किरणें निकली और बहुत सारी किरणें में से एक किरण डायरेक्ट कहाँ से टकराई, आप देखिए इससे सीधा ले जाइए, और ये एक किरण हमें दर्पण से टकराए, और दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे, उस बिंदु का क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। तो देखिए, दर्पण पे गई और दर्पण से टकराने के बाद देखिए यह इस तरह से होकर के वापस आ गई। तो देखिए, दर्पण से टकराने के बाद यहाँ मिली, यानी ये क्या हो गई, इसका मुख्य फोकस हो गया। और एक और किरण निकली जो वक्रता केंद्र से होते हुई फिर से ये दर्पण से टकराने चली गई। तो देखिए, इसे इस तरह से ये वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण से टकरा गया। और इन दोनों के बीच में आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने जब वस्तु को A और B वस्तु को यहाँ रखा,
तो इसका प्रतिबिंब आकर ए डैश बी डैश यहाँ बना। यानी देखिए जब वस्तु को सी और अनंत के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच बनता है। तो आपको इस तरह इसमें लिख लेना है कि माना कि, क्या लिख लेना है, माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है। इतना लिखने के बाद देखिए क्या लिखना है, जब वस्तु ए बी को कहाँ रखते हैं, देखिए अनंत और सी के बीच। तो जब वस्तु ए बी को अनंत और सी के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है। तो सी और एफ के बीच बनता है। तो हमने पहले ही बताया हुआ था बनता है कि थोड़ा टाइम लगने वाला है। अब देखिए उसके बाद आप इसमें कुछ और लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, ध्रुव यानी पी और एफ यानी मुख्य फोकस, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। पी यानी ध्रुव, सी यानी वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो इसे लिख सकते हैं मुख्य फोकस बड़ी एफ, ध्रुव पी, फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर। उसके बाद देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक पी बी डैश, यानी इसे क्या लिख दीजिए, पी बी डैश क्या हो गया, भी यानी प्रतिबिंब की दूरी, जबकि पी ए क्या हो गया, पी ए यू वस्तु की दूरी, ये क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी, ये क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी, और ये क्या होगी, पी ए वस्तु की दूरी। इतना लिख देना है आपको। इतना लिखने के बाद आप देख रहे होंगे, इसमें क्या देख रहे होंगे, देखिए कि ये ए हुआ, ये बी हुआ, सी, यानी ए बी सी, तो क्या तीन रेखाखंड से घिरा है ए बी सी। तो देखिए ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, और फिर यहाँ से देखिए ये यानी ए डैश बी डैश और सी एक त्रिभुज ये हो गया। तो हम इन दोनों त्रिभुज में संबंध को देखते हैं कि क्या संबंध है। तो देखिए ये और ये कोण एक दूसरे को बराबर हो सकता है सम्मुख कोण से, यानी आमने सामने का कोण आप देख सकते हैं बराबर है। तो सबसे पहले हम लेंगे, देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, इसमें लीजिए अगर आप तो देखिए ए बी सी यानी कोण सी बराबर, इस कोण को हम साइड में रखते हैं, सी बराबर सी, यानी कोण सी बराबर, देखिए ये सी बराबर है, यानी इन त्रिभुज का ये कोण बराबर और इन त्रिभुज का भी ये कोण बराबर। तो बाकी बचा कोण ए और बी, तो ए बी को जहां आपको मन है लिख सकते हैं, बीच में केवल सी होना चाहिए, यानी जिन कोण को आपको लेना है उन कोणों को आपको बीच में रखना है। क्लियर। तो आप देखिए ये कोण बीच में रहेगा, बाकी ए बी में लेना है तो ए को यहाँ रख दीजिए, बी को यहाँ रख दीजिए। उसके बाद देखिए कोण ए बी सी हो गया। उसके बाद देखिए ये ए और बी डैश सी है, तो इसमें भी ए डैश को यहाँ रख दीजिए, बी डैश को यहाँ, केवल सी से मतलब है आपको सी कोण यानी बीच में होना ही चाहिए। जिन कोण को लिए आप लीजिएगा वो कोण बीच में होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिख दीजिए, सम्मुख कोण, क्या, सम्मुख कोण से। ये फर्स्ट बराबर हो गया सम्मुख कोण से। सेकेंड आपको क्या करना है, सो देखिए सेकेंड में आप देख रहे होंगे ये 90 डिग्री और यहाँ से ये 90 डिग्री, यानी कोण ए बराबर कोण ए डैश, यानी ए बराबर ए डैश। अब देखिए ये कोण बराबर है तो इस कोण को बीच में रखेंगे, बाकी बी और सी को कहीं लिख दे, बी को यहाँ लिखे, सी को यहाँ, फिर ए डैश बराबर है तो ए को बीच में रखेंगे, बाकी बी डैश को यहाँ लिख दें और सी को यहाँ, यानी कोण लिख दीजिए, कोण लिख दे। फिर से देखिए समकोण से ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। समकोण से किससे बराबर हो गया, समकोण से। नेक्स्ट अब देखिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो है अब बचा क्या, ये शेष कोण यानी बी या इधर बी डैश।
तो आप लिख दीजिए बी इक्वल टू बी डैश कौन से कि शेष कोण से, जो बच गया कोण। तो शेष कोण से जब बी के लिए लें तो बी बीच में होना चाहिए, बाकी ए और सी को कहीं रख दीजिए, ए को यहाँ और सी को यहाँ। फिर देखिए सी यहाँ, बी डैश यहाँ और ए और सी को कहीं रख दीजिए, ए यहाँ और सी यहाँ। इस तरह से हम इन तीनों को इक्वल कर दिए। तो देखिए किसी त्रिभुज का अगर तीनों कोण बराबर है यानी वह त्रिभुज क्या होगा, समरूप होंगे। तो तीनों कोण देखिए हम इसे बराबर कर दिए, तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप आपस में हो गए तो ये क्या होते हैं कि उनके संगत भुजा यानी संगत भुजा अनुपातिक हो जाते हैं। तो संगत भुजा क्या, ए बी के संगत कौन हो जाएगा, ए डैश बी डैश। तो देखिए संगत भुजा क्या होंगे, संगत भुजा अनुपातिक होंगे। क्या होंगे, अनुपातिक होंगे। त्रिभुज समरूप होने के कारण संगत भुजा अनुपातिक। तो देखिए वस्तु की ऊंचाई अपॉन प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई ए बी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ए डैश बी डैश है, तो ए डैश बी डैश। उसी तरह आपको क्या करना है, वस्तु की दूरी यानी ए सी और प्रतिबिंब की दूरी बी डैश सी, बी डैश सी। देखिए ना आप, वस्तु की दूरी ए से सी, प्रतिबिंब की दूरी बी डैश सी। इस तरह से इस इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। मानने के बाद आपको सेम क्या करना है, यहाँ से हम कोई लंब इस तरह से खींच दिए और खींचने के बाद देखिए हम इस लंब का काम अभी आपको बता रहे हैं। अब देखिए ये खींचने के बाद मान लीजिए इसे एल दे दीजिए और इसे एम। अब देखिए ये एल एम किसके बराबर, देखिए एल और एम और एफ, देखिए ये एक त्रिभुज बन गया होगा एल एम एफ, और नीचे में ये एक त्रिभुज है एफ ए बी डैश। तो ये क्या लिख दिए, त्रिभुज एल एम एन समरूप त्रिभुज किसके, एल एम एफ, सॉरी एल एम एफ, एल एम एफ समरूप किसके होगा, ए डैश बी डैश सी के, नहीं ए डैश बी डैश एफ के, ए डैश बी डैश एफ के। मतलब किस लिए यह समरूप होगा, तो आप देख सकते हैं इस त्रिभुज के हिसाब से ये त्रिभुज सेम जो काम इसने किए उस काम कीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के समरूप। जब समरूप हो गए तो इनमें भी तो भुजा क्या होगा, अनुपातिक। तो इनका भुजा देखिए ये क्या है, एल एम, तो ये हो गया क्या हो गया, एल एम यानी वस्तु की ऊंचाई, यहाँ देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई ए डैश बी डैश। उसके बाद देखिए प्रतिबिंब की दूरी क्या है, एम एफ, क्या हो गया एम एफ, और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एफ बी डैश, एफ बी डैश। इस तरह से आप इसे लिख देते हैं। ये देखिए वस्तु की दूरी है, ये यहाँ से एफ बी डैश प्रतिबिंब की दूरी। अब यहाँ पे कहीं देखिए दो समांतर रेखा रहे और उन समांतर रेखा पर आप कितने भी लंब खींचिए तो उनकी ऊंचाई क्या होगी, बराबर होगी। अब देखिए यहाँ से इन समांतर रेखा पे एक लंब खींचिए, 2 3 4 5, जितने भी ये 5 तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, यानी इनकी ऊंचाई क्या होगी, बराबर होगी। समांतर रेखा के बीच में अब कहीं भी लंब खींचिए तो उनकी ऊंचाई बराबर, क्योंकि समांतर रेखा टेढ़ा हो सकता है लेकिन उनके बीच की दूरी बराबर होती है, इसकी वजह से इसको ऊंचा। तो अब देखिए ये एल एम यहाँ एक समांतर, देखिए समांतर कौन है, एम ए समांतर हो सकता है एल बी। अब देखिए ये समांतर रेखा पे यहाँ एक लंब और एक ये देखिए यहाँ एक लंब खींचा है। अभी जब ये ए बी है तो ये एल एम है, जब यही समांतर रेखा पर यहाँ पे ए बी लिखा हुआ तो यहाँ एल एम खींचा हुआ, तो यानी ए बी किसके बराबर हो जाएगा, एल एम के। क्यों होगा, क्योंकि देखिए इसी समांतर रेखा पर है ना, देखिए ये जो है ये एक समांतर रेखा, अब यहाँ से यहाँ पर रहते तो फिर भी ये इक्वल होते, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एल एम इक्वल टू ए बी, एल एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी। और जब एल एम ए बी लिख सकते हैं तो ये जो एल एम है इसको ए बी के बराबर दे दीजिए, और ये ए डैश बी डैश, और देखिए ये एम एफ जब जो इसका दूरी नज़दीक कीजिएगा तो ये एम एफ किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के। तो एम एफ की जगह हम क्या दे सकते हैं, पी एफ, और उसके बाद नीचे क्या है, एफ बी डैश, तो एफ बी डैश। इससे मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। जब आप इसे इक्वेशन सेकेंड मानिएगा तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी है और ये क्या है, ए बी ए डैश बी डैश, और यहाँ भी ए बी ए डैश बी डैश, यानी समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से जब आप फर्स्ट और सेकेंड से समीकरण कीजिएगा तो देखिए ये क्या,
ए डैश ए बी ए डैश बी डैश, यानी इसका राइट साइड देखिए ए बी ए डैश बी डैश, राइट साइड दोनों का इक्वल है, यानी लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा। तो ए सी क्या बचा, ए सी बी डैश सी इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ अपॉन एफ बी डैश। अब देखिए ए सी, तो ए सी का कोई वैल्यू है नहीं है, तो देखिए ए सी आपको देख सकते हैं, ये जो ए सी है ये है ए और ये है सी। और हम कोई भी दूरी दर्पण में कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से, और ये है पी। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी क्या है, पी ए, क्या है पी ए। और जब हम पी ए में से पी सी घटाएंगे तो हमें लाना क्या, ए सी। तो हम क्या लिख देंगे, ए सी की जगह पी ए माइनस पी सी, तो ये आ गया ए सी अपॉन में बी डैश सी। तो देखिए बी डैश सी हमें ये दूरी निकालना है। तो फिर से देखिए एक फिगर आपको इस तरह से हम बना दे रहे हैं, देखिए बी डैश सी, यानी ये हो गया बी डैश और ये हो गया सी। अब पी से हमें दूरी नापना है, तो ये दूरी निकालने के लिए हम ये टोटल पी सी में से पी बी डैश घटा दें। टोटल पी सी में से पी बी डैश अगर माइनस कर दें यानी घटा दिए तो ये क्या आ गया, बी डैश सी। नेक्स्ट देखिए पी और एफ, यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी तो हम जानते हैं ये क्या होती है, छोटी एफ यानी माइनस एफ। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। उसके बाद देखिए एफ बी डैश, यानी एफ बी डैश देख सकते हैं फिर से ये आ गया, यानी ये इस तरह से होगा। ये देखिए ये है पी और ये एफ और ये क्या हो गया, बी डैश, यानी ये वाला दूरी है, ये वाले दूरी निकालने के टोटल पी बी डैश, यानी पी बी डैश में से पी बी एफ घटा देंगे, पी बी डैश माइनस पी एफ घटा दिए तो क्या आ गया, एफ बी डैश। इस तरह से हम सभी दूरी को निकाल लेंगे। निकालने के बाद देखिए अब इसका वैल्यू दे दीजिए पी ए, यानी देखिए पी और ए, पी और ए, पी और ए यहाँ भी देख सकते पी ए यानी क्या है, वस्तु की दूरी, तो इसे क्या लिखेंगे, यू। अवतल दर्पण में सभी नेगेटिव में, यू हो गया। पी सी यानी पी मतलब ध्रुव, सी मतलब वक्रता केंद्र, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। यहाँ देख सकते हैं, तो इसे नेगेटिव में क्या लिख देंगे, माइनस आर। फिर देखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या माइनस आर। फिर देखिए पी बी डैश, अब देखिए पी बी डैश को क्या लिखें, भी, पी बी डैश भी हो गया यानी प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ देखिए ये क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी नेगेटिव में। फिर से देखिए माइनस एफ, तो ये है तो माइनस एफ। यहाँ देखिए पी बी डैश अपॉन माइनस पी एफ, तो पी बी डैश देखिए पी बी डैश को क्या देंगे, भी, यानी प्रतिबिंब की दूरी, तो माइनस भी। फिर देखिए माइनस पी एफ क्या है, माइनस पी एफ, तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या लिखेंगे, फोकस दूरी। अब यहाँ पे हमें आर से मतलब नहीं, तो ये फॉर्मूला है क्या, एफ बराबर आर बट्टे टू। यहाँ से आर का मान लिखा लिए, आर बराबर क्या हो गया, टू एफ। आर बराबर क्या लिख सकते हैं, टू एफ। जब आर बराबर टू एफ आ गया तो देखिए यहाँ जहाँ आर है वहाँ टू एफ दे दीजिए। तो ये देखिए ये माइनस यू है तो माइनस यू, माइनस माइनस प्लस आर, यानी प्लस आर की जगह टू एफ दे देता है, ठीक है। ये माइनस आर यानी माइनस टू एफ, ये माइनस माइनस प्लस भी। अब देखिए ये माइनस एफ है तो माइनस एफ, माइनस भी तो माइनस भी, अब माइनस माइनस प्लस एफ। अब क्या करेंगे, इसका गुना इसमें करेंगे और इसका गुना क्या करेंगे, इसमें करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जब इसका गुना इसमें कीजिएगा, इसका गुना इसमें कीजिएगा, तो ये इक्वेशन होने के बाद ये पूरी तरह से आप जो निकालना चाहते हैं वो आने वाला। तो अगर आप इतना नोट नहीं किए हैं तो इतना नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे अब इसको मिटा करके बनाने वाला हूँ। अब देखिए इतना आ गया, माइनस यू प्लस टू एफ माइनस एफ अपॉन माइनस भी प्लस एफ। जब आप इसे गुना कीजिएगा इस तरह से, फिर से हम देखिए यहाँ लिख रहे हैं माइनस यू प्लस टू एफ अपॉन माइनस टू एफ प्लस भी माइनस एफ अपॉन माइनस भी प्लस। अगर आप इससे गुना कीजिए, इसको कंजुगेट गुना कीजिए, तो माइनस भी प्लस एफ, इधर क्या माइनस यू प्लस टू एफ, और इसको गुना कीजिए माइनस एफ माइनस टू एफ, तो माइनस माइनस प्लस टू एफ स्क्वायर माइनस एफ माइनस भी, तो माइनस एफ भी। अब देखिए इसे गुना किस तरह, ये कॉमन लेंगे इसमें गुना करेंगे, यानी माइनस भी कॉमन लेके माइनस यू प्लस टू एफ में गुना कीजिए, फिर प्लस एफ कॉमन लीजिए और गुना कीजिए किसमें, गुना कर दीजिए किसमें, प्लस एफ कॉमन लीजिए माइनस यू प्लस टू एफ में इक्वल टू टू एफ स्क्वायर माइनस एफ भी।
जब आप इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस भी यू यानी यू भी, फिर इसको गुना कीजिए माइनस माइनस 2f भी, इसको गुना कीजिए माइनस एफ यू, इसको गुना कीजिए एफ प्लस एफ 2f² इक्वल टू 2f² माइनस एफ भी। जब आप इसे इस तरह से गुना कर दिए तो देखिए ये 2f² और ये 2f² कैंसिल हो गया, यानी भी यू माइनस 2f भी माइनस एफ यू, और इधर ले आइए तो प्लस एफ भी इक्वल टू 0। अब देखिए भी यू और यह क्या माइनस 2f भी, तो माइनस 2f भी और प्लस एफ भी घटा दीजिए तो माइनस एफ भी और माइनस एफ यू इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यू भी एफ से भाग देने पर, यू भी एफ से भाग देंगे तो देखिए भाग दे दीजिए, इसमें भी यू भी एफ से भाग दे दीजिए, इसमें भी यू भी एफ से भाग दे दीजिए और इसमें भी यू भी एफ से भाग दे दीजिए। यहाँ भाग दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखिए यू भी से यू भी क्या होगा, कैंसिल। यहाँ देखिए एफ भी से एफ भी क्या हो जाएगा, एक कैंसिल, एफ और भी। यहाँ देखिए एफ और यू, तो बचा क्या, यहाँ देखिए भी यू कैंसिल हो गया तो 1/f बच गया। यहाँ देखिए एफ भी कैंसिल तो 1/u बच गया। यहाँ देखिए कैंसिल हो गया एफ यू तो 1/v बच गया इक्वल टू 0। जब आप इसे इस तरह से लिखिएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी हमें यही लाना था कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यानी मैंने देखिए इसे कितना ईजिली और थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मैं बहुत डीपली और बहुत ही आसानी से इसे सिद्ध कर दिया। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाने वाला हूं।